आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में ये चेतावनी दी गई है कि अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ एक ऐसे संघर्ष की ओर बढ़ता दिख रहा है जिसका ना तो कोई ठोस कारण है और ना ही जनता की मंजूरी। लेख की शुरुआत इस हैरान करने वाली घटना से होती है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनके साथियों को कार्टेल दे लॉस सोल्स नाम के एक आतंकी संगठन का सदस्य घोषित कर दिया, जबकि ये संगठन असल में मौजूद ही नहीं है। ये तो बस 3 दशक पुराना एक मजाकिया पत्रकाराना शब्द था, जिसका मतलब था सेना के भ्रष्ट अफसर। लेख कहता है इस झूठे कार्टेल को आतंकवादी बताना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसके जरिए अमेरिका ये संकेत दे रहा है कि मदुरो को अब आतंकवादी माना जाएगा और उनके साथ वही व्यवहार हो सकता है जो अलकायदा या ओसामा बिन लादेन के साथ हुआ था। ये एक तरह से सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार करने जैसा लगता है। इसी के साथ पिछले महीनों में अमेरिका कैरेबियन और पूर्वी प्रशांत में संदिग्ध ड्रग तस्करों पर बिना मुकदमे के हवाई हमले कर रहा है। अब उसी तर्क को वेनेजुएला तक बढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पहुंच चुका है। इतनी बड़ी सैन्य मौजूदगी 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद नहीं देखी गई। CIA को भी वेनेजुएला में गुप्त कार्रवाई की अनुमति मिल चुकी है। सबसे अजीब बात यह है कि अमेरिका के अंदर इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। जनता को मालूम ही नहीं कि उनका देश किसी बड़े संघर्ष के मुहाने पर खड़ा है। एक सर्वे के मुताबिक 70% अमेरिकी वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के विरोध में है, लेकिन व्हाइट हाउस बिना बहस, बिना प्रचार और बिना समर्थन के रास्ता तय करता दिख रहा है। लेख ये भी साफ करता है कि ड्रग्स का बहाना भी सही नहीं है। फेंटानिल वेनेजुएला से आता ही नहीं, कोकीन ट्रांजिट जरूर होता है, वो भी मुख्य रूप से यूरोप के लिए। तो फिर असली मकसद क्या है? लेख के अनुसार ट्रंप सरकार के अंदर कई तरह की इच्छाएं एक जगह आ गई हैं। क्यूबा पर दबाव, तेल पर नजर और पश्चिमी गोलार्ध पर अमेरिकी प्रभुत्व का पुराना सपना। अमेरिका ने एक नकली युद्ध की कहानी गढ़ी और अब इतना आगे बढ़ चुका है कि शायद उसे असली युद्ध में बदलना पड़े। ये वही खतरा है जिसकी ओर द न्यूयॉर्क टाइम्स ध्यान दिलाता है कि दुनिया को एक और अनावश्यक, अव्यवहारिक युद्ध की ओर धकेला जा रहा है। लेट्स माइक। आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में दुनिया को ये चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन पर बातचीत का समय अब बेहद कम बचा है। ब्राजील के बेलेम में हुए इस साल के UN क्लाइमेट सम्मेलन का नतीजा निराशाजनक रहा। ना कोई ठोस समझौता कि दुनिया धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीवाश्म ईंधनों से दूर जाएगी। न जंगल कटाई रोकने का कोई रोड मैप और न ही गरीब देशों के लिए जरूरी वित्त का स्पष्ट वादा। फिर भी एक छोटी सी राहत यह है कि इतनी तनावपूर्ण स्थिति में भी बहुपक्षीय व्यवस्था टूटी नहीं। लेकिन ये राहत चेतावनी के साथ आती है। अगली बार यानी COP 31 में अमीर और गरीब देशों के बीच एक असली भरोसेमंद सौदा होना ही होगा। लेख समझाता है कि विकासशील देशों की सबसे बुनियादी मांग साफ है। हमें वो साधन दो जिससे हम उस जलवायु आपदा से बच सकें जिसे हमने पैदा नहीं किया। इसमें शामिल है बाढ़ से बचाव, खेती किसानी को मजबूत बनाना, समुद्र तटों की सुरक्षा और आपदा के बाद पुनर्निर्माण। साथ ही उन्हें शुरुआत में ही बड़ी मात्रा में फंड चाहिए ताकि वो ग्रीन इकोनॉमी की ओर बढ़ सके। लेकिन अमीर देशों में बात लोकप्रिय नहीं। पश्चिम में दक्षिणपंथी राजनीति लगातार ये सवाल उठाती है, हम क्यों दूसरे देशों पर पैसा खर्च करें? ऊपर से बढ़ती वैश्विक तनातनी, जिसमें कई अमीर देशों के लिए गरीब देशों का हरित औद्योगिक विकास एक आर्थिक खतरा लगता है। लेख खास तौर पर याद दिलाता है कि इस बार अमेरिका आधिकारिक तौर पर सम्मेलन में शामिल ही नहीं हुआ, 1995 के बाद पहली बार। जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट डेप्टर है, फिर भी वर्षों से वो मीनिंगफुल क्लाइमेट फाइनेंस रोकता रहा है। संपादकीय की सबसे दर्दनाक बात है गरीब देशों की हालत।
वो COP13 में सुरक्षा मांगते आए थे और बदले में उन्हें सिर्फ अगली बार देखेंगे जैसा वादा मिला। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि विकासशील देशों को 2035 तक हर साल 310 अरब डॉलर चाहिए होंगे, जबकि 2023 में सिर्फ 26 अरब मिले। यानी जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं और पैसा उल्टा घट रहा है। अफ्रीकी देशों का साफ कहना है, अनुकूलन के लिए सरकारी फंड चाहिए, वो भी अनुदान के रूप में। प्राइवेट फाइनेंस समंदर में दीवारें नहीं बनाता, न मैंग्रोव बचाता है और न छोटे किसानों को सूखे से बचा सकता है। सार ये है, COP30 ने दिखाया कि प्रतीकों और स्वार्थ से दुनिया नहीं बचेगी। अगर अमीर और गरीब दुनिया के बीच असली समझौता नहीं हुआ, तो आने वाले जलवायु झटके मानवता को कहीं ज्यादा भारी पड़ेंगे। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में नाइजीरिया में एक बार फिर स्कूलों पर बड़े पैमाने पर हुए हमलों और बच्चों के अपहरण की गंभीर चिंता सामने आती है। देश के 2 स्कूलों से 300 से ज्यादा बच्चों और 12 शिक्षकों का अपहरण हुआ है। ऐसी घटना 2014 के चिबोक कांड के बाद सबसे बड़ी मानी जा रही है। स्थानीय ईसाई संगठन CAN का कहना है कि 50 बच्चे किसी तरह भाग निकले, लेकिन अभी भी 253 छात्र और सभी 12 शिक्षक अपहरणकर्ताओं के कब्जे में हैं। लेख बताता है कि इन घटनाओं के पीछे कौन है, इसका अभी साफ जवाब किसी के पास नहीं। किसी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पत्रकार और सुरक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि नाइजर और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ वर्षों में बैंडिट समूहों का आतंक बढ़ा है। ये लोग मवेशी चुराते हैं, गांवों पर हमला करते हैं और अब बच्चों को अगवा कर भारी फिरौती मांगना उनका मुख्य धंधा बन चुका है। अक्सर बच्चों को हफ्तों या महीनों तक जंगलों में कैद रखा जाता है और रिहाई के बदले लाखों डॉलर तक वसूले जाते हैं। सवाल ये उठता है, क्या ये धार्मिक हमला है? लेख साफ कहता है कि नहीं, ये हमले ना तो बोको हराम के हैं, ना ISWAP जैसे आतंकी संगठनों के, बल्कि ये अपराध और आर्थिक लालच से ड्रिवन हिंसा है। नाइजीरिया की आबादी मुस्लिम और ईसाई समुदायों में लगभग बराबर बटी है और दोनों ही तरह के लोग इन हमलों के शिकार होते हैं। लेकिन हाल ही घटनाओं ने चिबोक की दर्दनाक यादें ताजा करती हैं, जहां दर्जनों बच्चियां आज भी लापता हैं। लेख में यह भी उल्लेख है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय नेता जैसे डोनाल्ड ट्रंप इन घटनाओं को ईसाइयों पर नरसंहार बताकर राजनीतिक रूप दे रहे हैं, जबकि नाइजीरिया की सरकार और स्थानीय ईसाई संगठन तक कहते हैं ये हमले धार्मिक नहीं बल्कि आपराधिक हैं और इन्हें बाहरी शक्तियां अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि नाइजीरिया सरकार ने 47 कॉलेज और सैकड़ों स्कूल तुरंत बंद कर दिए हैं। राष्ट्रपति टिम्बू ने 30,000 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती और VIP सुरक्षा से पुलिस को हटाकर जमीनी सुरक्षा पर लगाने के आदेश दिए हैं। लेख का सार ये है, नाइजीरिया की शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह हमलों की चपेट में है। बच्चों का स्कूल जाना भी जोखिम भरा हो गया है। ये संकट सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की सुरक्षा और भविष्य पर हमला है और सरकार को कठोर तथा त्वरित कदम उठाने होंगे, वरना हालात और भी भयावह हो सकते हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.